देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, जिन्होंने इन टीचिंग्स को समझ के अपने बोध में उतार लिया। जो इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे उसको मेन स्ट्रीम में करना सख्त मना है। बहुत सारी विजडम आपको अपने ब्रेन, सोल, बॉडी, माइंड, सराउंडिंग्स के प्रति मिलने वाली है। आपके अंदर छुपी हुई साइकिक एबिलिटीज़, कैसे आप अपनी फिजिकल रियलिटी को अपने माइंड पावर से ऑल्टर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको आज पता चलेगा। तो चलिए पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं। साइंस क्या कहता है उससे शुरू करते हैं, फिर एंशिएंट ट्रेडिशंस की विजडम को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत टाइम से न्यूरोसाइंटिस्ट्स ह्यूमन के ब्रेन वेव्स को इवेलुएट करते आ रहे हैं ईईजी और ईसीजी जैसी मशीन्स की हेल्प से। क्या मतलब इसका कि आपकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके इमोशनल चेंजेस और आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर में देखा जा सकता है। फिर वो जो डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने मेजर की, उन्होंने उनका नाम रखा। आप बैड डी से इसको याद रख सकते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, जिसके बारे में फिर उपनिषद ने तो हज़ारों साल पहले ही बता दिया था, जिनको उन्होंने नाम दिया था जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। इसमें तुरिया की अवस्था भी होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिकोड करेंगे उसको। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि बीटा की स्टेट्स आपकी जागृत अवस्था हो गई, यानी कि वेकिंग कॉन्शियसनेस, जो आपको इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में वर्क कराती है। मींस आप जितनी भी एक्टिविटीज़ दिन भर करते हैं वो मोस्टली इन्हीं स्टेट्स में करते हैं। अगर साइंटिफिक वे में आपको बताएं तो ऐसा समझिए कि सुबह जब आपकी आँख खुली तो आपकी आइज़ में ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सिग्नल गया आपके पाइनियल ग्लैंड को, जो फिर सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम में एक्साइटेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। मींस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाता है साइनेप्सिस के थ्रू कि आप जब सोकर उठे, यानी कि आपके इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड की तरफ आए, तो आपके मन में जो अलग अलग विचार आने लगे आपके अपकमिंग एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, उससे आप बीटा स्टेट्स में आ गए। इसके बाद अल्फ़ा आप मान के चलिए लाइट हिप्नोसिस की स्टेट्स है, जिसमें आप बाहर से ज़्यादा अपने अंदर फोकस्ड होते हैं। ये वही अवस्था है जो नींद में जाने से तुरंत पहले और नींद से बाहर आने के तुरंत बाद होती है। अब देखिए, जैसे सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जब आप सुबह उठते हैं, वैसे ही जब आप अंधेरे में होते हैं या आंखें बंद करते हैं तो कुछ टाइम बाद वही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में ट्रांसम्यूट हो जाता है। सेरोटोनिन आपकी लर्निंग, कॉग्निशन, मूड बैलेंस और हैप्पीनेस जैसे रोल्स को इफ़ेक्ट करता है। वहीं मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है और आपको रिलैक्स करता है। मेडिटेशंस जब आप करते हैं, यानी कि जब आप आंखें बंद करके बैठे, अपनी बॉडी मूवमेंट रोक दी, आँखों और कानों से काम लेना बंद कर दिया, मुंह भी आपने बंद कर दिया, फिर आपकी प्रत्याहार की स्थिति आ जाएगी, जो पतंजलि के अष्टांग योग में से 5th लिम्ब है, यानी कि आपने सेंसरी डेप्रावेशन कर दी। जैसे अगर कानों में कोई ईयर प्लग्स लगा लिया, आँखों में आपने ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया, तो बाहर की गतिविधियाँ आपके अंदर अब नहीं आ पा रही। बाहर का जो एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स है वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, तो आप अपने अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वक्त जो आपकी ब्रेन वेव होगी वो 8 से 13 हर्ट्ज़ के बीच में हो सकती है, जो कि अल्फा स्टेट्स होगी। ऐसे ही अगर आप अपने आप को और शांत कर पाए और उसी स्टेट्स में जग भी पाए, तो आप धीरे धीरे थीटा स्टेट्स में पहुंचने लगेंगे, यानी कि आपकी ब्रेन की कंपन भी और कम होने लगेगी और आप और ज़्यादा रिलैक्स होने लगेंगे। इसमें अगर आप जग कर थिंकिंग कर पाए तो आपको बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे। लूसिड ड्रीमिंग भी इन्हीं स्टेट्स में होती है, और लोगों को जो डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जिनको वर्ड्स में उतारा नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, वो भी इन्हीं स्टेट्स में होती हैं। इन स्टेट्स में जाकर आपके सबकॉन्शियस में बहुत सी आपकी चाइल्डहुड से लेकर अब तक की मेमोरीज भी होती हैं, जिससे आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट की कंडीशनिंग भी देख पाएंगे कि ये कब हुई और कैसे हुई। और अगर आप उसको देख पाए तो उसको आप हटा भी पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे और उससे फ्री भी हो पाएंगे। ऐसे ही अगर आप अपने ब्रेन को और रिलैक्स कर पाए, TPM यानी कि थॉट्स पर मिनट का नंबर कम कर पाए, तो इन ब्रेन पैटर्न्स की वेवलेंथ एम्पलीट्यूड होने लगेगी। अब एक बहुत स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड इंसान के थॉट्स पर मिनट जब नापे गए तो वो 60 TPM है, यानी कि 60 थॉट्स उसके दिमाग में 1 मिनट में आ रहे थे। ऐसे ही जो इंसान रिलैक्स्ड होगा उसके कम थॉट्स पर मिनट जनरेट होंगे, 30 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे या 0 होंगे। तो वैसे वैसे आपके TPM
और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम होती चली जाएगी। तो ट्राई ये हो कि 0 से 1 TPM हमारी रेंज हो। जैसे अगर आपको कुछ अचीव करना है तो घंटों घंटों वही एक थॉट आपके चित्त में घूमना चाहिए। इसके बाद जितनी भी बॉडी की या इमोशंस की हीलिंग होती है, दैट ऑल्सो अकर इन दीज डेल्टा स्टेट्स। सो इन्हीं डेल्टा की स्टेट्स को सुषुप्ति की अवस्था भी कहा गया। आउट ऑफ बॉडी और एस्ट्रल ट्रैवल जैसे एक्सपीरियंसेस इन्हीं स्टेट्स में होते हैं। आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस, रिमोट व्यूइंग और दूसरे आयामों में विजिट भी इन्हीं स्टेट्स में कर पाते हैं। पर मोस्टली इंसानों के साथ क्या होगा, जैसे जैसे उनकी ब्रेन वेव्स रिलैक्स होती चली जाएंगी और वो थीटा और डेल्टा जैसी स्टेट्स में आएंगे, उनको नींद आने लगती है। बेसिकली ये ब्रेन वेव्स और कुछ नहीं, आपकी शांति की स्थितियां ही हैं। और आप अपने साथ क्या क्या होने देते हैं इन अलग अलग अवस्थाओं में, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। पर ऐसा है नहीं मोस्टली लोगों के साथ। इसीलिए जॉर्ज गुरजिएफ और ओशो भी इंसान को द स्लीपिंग मैन कह के संबोधित करते थे कि इंसान अपने ही अंदर की रियल कैपेबिलिटीज को जानना नहीं चाहता। तो ये 24 घंटे नींद में ही है। सो इसीलिए हम आपसे भी कहें कि हर एक दिन एक प्राइसलेस डायमंड के समान है और हम इसको वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में ना जाने दें, इसकी रियल अहमियत समझें और कॉन्शियस होकर जीवन जिएं। इसके साथ साथ एक और फैक्ट आपको लेट नो कराते हैं। बच्चों के भी ब्रेन वेव्स पैटर्न का स्कैन लिया गया, जिसमें यह आया कि 0 से 2 साल के बच्चे डेल्टा स्टेट्स में होते हैं। मीन्स इस वर्ल्ड के प्रति अनकॉन्शियस और अपनी ही अलग ही डायमेंशंस में होते हैं। फिर 2 से 6 साल के बच्चे थीटा स्टेट्स में पाए गए और उनकी भी खुद की डे ड्रीमिंग आपको पता ही है चलती रहती है, उनकी खुद की विजुअलाइजेशंस चलती रहती है। उसके बाद फिर 6 से 12 के जो बच्चे थे, उनकी ब्रेन वेव्स का जब मेजर किया गया तो वो 8 से 13 हर्ट्ज आई, यानी कि अल्फा स्टेट्स आई। तो उनमें उनकी लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई होती हैं। सो ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप खुली आंखों से भी इन स्टेट्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दैट मीन्स अगर ये सब तब पॉसिबल था तो अब भी उतना ही पॉसिबल है, बल्कि अब आप इसका यूज़ अपनी अवेयरनेस और विजडम को एक्सपैंड करने में लगा सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम अब यहाँ ये सोच के चल रहे हैं कि आपको इतना तो ऑलरेडी मालूम है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये समझने में लगा दी कि कैसे ये फील्ड ऑफ एनर्जी और प्रकृति की शक्तियाँ मटेरियल वर्ल्ड को यूनिफाई करती हैं। हम आपको यहाँ एक ऐसे रहस्य से परिचित कराना चाहते हैं जो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के पार है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर इन 5 इंद्रियों के साथ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये 5 इंद्रियां इस भौतिक जगत के लिए दी गई हैं। आप वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के रूप में ही जा सकते हैं, जो आपका असल स्वरूप है। देखिए, ये स्पेस और टाइम की दुनिया है जहाँ हम फिजिकल रूप में रहते हैं। जो माया की दुनिया है, मैट्रिक्स है, मिथ्यात्व है, झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि इसमें हमें परमानेंस नहीं दिखती। अगर परमानेंस होती तो आप ड्रीम और डीप स्लीप्स की स्टेट्स में भी वो एक्सपीरियंस करते जो आप वेकिंग या बीटा स्टेट्स में एक्सपीरियंस करते हैं। सोच के देखिए, जो आप वेकिंग स्टेट्स पे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे दुख, आपका जो दुख होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। क्यों आपका दुख कांस्टेंट नहीं है? वैसे ही जो आपको कोई सुख आया वो आपका हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता? क्यों आपको जब कोई गुस्सा आया वो एक टाइम के लिए था? क्यों आपका वो 24 घंटे तक गुस्सा नहीं रहा? वैसे ही कोई भी इमोशंस जो आपके हैं वो एक सीमित समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होते। इसका मतलब परमानेंस नहीं है। ये सभी थॉट्स, ये सभी इमोशंस, यहाँ तक कि हमारे सभी एक्शंस, वो इम्परमानेंट होते हैं। सोच के देखिए कि जो आप ये इस बॉडी में भी है वो भी इम्परमानेंट है, वो भी आपके साथ सदैव नहीं रहेगी। उसका भी एक सीमित समय है, कुछ 80 साल 90 साल तक। यही ईस्ट के सारे रिलीजन्स भी कहते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, कि आपको अपने अंदर जो इनकॉर्पोरियल एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है और उसकी पकड़ बनाकर रखनी है। फिर ही आप इन सब शक्तियाँ और अपनी बाहर की रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाएंगे। सोच कर देखिए कि आपके बचपन से अभी तक वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कभी चेंज नहीं हुआ। आपकी बॉडी चेंज हुई, आपके माइंड में चेंज आया, आपके इंटेलिजेंस में चेंज आया, आपकी परसेप्शन में चेंज आया, आपके 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें भी चेंज आया, बचपन से लेकर अभी तक। पर ऐसी एक चीज़ है जिसमें कभी चेंज नहीं आया, उसमें बस परतें चढ़ी जा रही हैं, उसमें लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स चढ़ी जा रही हैं।
वो लेयर्स को जब हटाकर आप वो उस एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे, फिर ही आप ये सब चीज़ें हासिल कर पाएंगे। आपको उन स्टेट्स पर जाना होगा जिन स्टेट्स पर आप जब छोटे बच्चे थे तब थे, यानी कि थीटा और डेल्टा की स्टेट्स पर। उन स्टेट्स में अभी आपके साथ क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी। सो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उन स्टेट्स में कैसे जागरूक रह सकते हैं। फिर आप जब उन स्टेट्स में रहकर कुछ विजुअलाइजेशंस की प्रक्रिया करेंगे, वो विजुअलाइजेशंस आपकी सीधा अट्रैक्ट करेंगी ऐसे सीन्स, ऐसी रियलिटी जिनको आप फील कर पा रहे होंगे उस टाइम में। देखिए, ये एक्सट्रीमली एसोटेरिक टीचिंग्स है जो ईस्ट के रिलीजन्स के साथ साथ कबाला और हर्मेटिसिज्म में भी बताई गई है। और भी बहुत से ऑथर्स और मिस्टिक्स हुए हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले रिलैक्स होकर अपने माइंड में ही करते थे। थॉमस एडिसन, जो उनके चीफ राइवल थे, वो भी ऐसा ही किया करते थे। वो भी ऐसे बैठ जाया करते थे एक चेयर के ऊपर और अपने हाथ में एक मेटल बॉल रखते थे और ट्राई करते थे सोने की। सभी थॉट्स को एलिमिनेट करके ट्राई करते थे कि सुस्त होकर सो जाएं। और जब वो सोने लगते थे, जब उनकी बॉल नीचे गिरती थी, तभी उनको ये रियलाइज़ होता था, अच्छा मैं अब डेल्टा से जाने से पहले जो थीटा स्टेट्स हैं उसमें आ गया। और तब उनको काफ़ी आइडियाज़ स्ट्राइक करते थे। और बैक टू निकोला टेस्ला, उनके ये जो 2 कोट्स बड़े ही फेमस आपने सुने होंगे कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। दूसरा, फिर वो ये भी कहते थे कि जिस दिन साइंस ने नॉन फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करना शुरू किया, उसी वक्त से साइंस 1 दशक में इतनी प्रोग्रेस कर सकती है जितनी उसने अपने बर्थ से नहीं करी। क्या समझाना चाह रहे थे वो? क्लियर कट उनका मीनिंग हमारे थॉट्स, इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस से था, क्योंकि ये सब भी वाइब्रेशंस हैं। ये सब एक फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती हैं और इनका हमारी रियलिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है। आप अभी देखेंगे, सोच के देखिए, जो भी इस वक्त आप अपने आसपास कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, वो सभी की सभी वस्तुएं सबसे पहले एक दिमाग में एक थॉट थी, फिर ही उसने एक फिजिकल मैटर में फॉर्म लिया। और उसके बाद थोड़ी सी और एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, कबालियन के भी जो 7 हर्मेटिक लॉज में से एक लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, क्या कहता है कि नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स एंड एवरीथिंग वाइब्रेट्स। मीन्स एवरीथिंग, ये तो आपको पता ही है कि जो मैटर है, जो आपके सामने, जो आसपास आपके वॉल्स हैं या टेबल है या चेयर है या बेड है या फ़ोन है या कुछ भी मटेरियलिस्टिक आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो सभी कुछ वाइब्रेट हो रहा है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाइब्रेट्स। अगर किसी को ये लिखा हो कि ये बॉडी भी वाइब्रेट होती है, यस, आपकी बॉडी भी वाइब्रेट हो रही है। आपके जो सेल्स हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स और सभी, आप जिस तरीके से आपकी बॉडी बनी है, वो भी इस वक्त भी वो वाइब्रेट हो रही है। और वो वाइब्रेट इस तरीके से हो रहे हैं कि उन्होंने एक सॉलिडरी फॉर्म ले रखी है। जैसे एक टेबल भी आपके घर में पड़ा हुआ वाइब्रेट इस तरीके से हो रहा है कि उसने एक फॉर्म ली हुई है। और बॉडी की जो वाइब्रेशंस है या इन सभी चीज़ों की जो वाइब्रेशंस है, वो हमें दिख क्यों नहीं पा रही? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आइज़ जो हमारी हैं, वो एक स्पेक्ट्रम को ही देख सकती हैं। 380 to 700 नैनोमीटर्स में ही देख सकती हैं वो। जैसे आप रेडियो वेव्स या 5G रेडिएशंस या इन सब कॉस्मिक रेज या जो हमारे अराउंड ईथर है, उसको हम नहीं देख सकते, ऐसे ही इन वाइब्रेशंस को हम इन आँखों से नहीं परसीव कर सकते। फिर ऐसे ही आपकी थॉट्स और इमोशंस की वाइब्रेशंस हैं, वो भी क्वांटम फील्ड में जाती हैं और आपकी रियलिटी, जो आपका माइंड सेट होगा, वो ही क्रिएट करती हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपने अब तक ये बात बहुत बारी सुनी होगी कि यू हैव टू स्टे ऑन हायर वाइब्रेशंस, यू हैव टू रेज योर फ्रीक्वेंसी टू द लेवल ऑफ द रियलिटी दैट यू वांट, है ना? सो पहले हम इसी को डिकोड करते हैं, फिर आपको हम एक सीक्रेट भी बताएंगे। देखिए, यहाँ पर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी, जो बॉब प्रॉक्टर भी 40 सालों से, कम से कम आई थिंक 40 सालों से ये बताते आ रहे हैं, वो एग्जांपल देते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी की कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे या आप इस लेवल पे थिंक आउट कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो इस लेवल पे है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट, यू हैव टू रेज योर लेवल, रेज योर थिंकिंग, रेज योर फीलिंग्स, रेज योर फ्रीक्वेंसी टू दैट लेवल। जो डिस्पेंजा भी इसको आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं कि जो रियलिटी, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको अभी से आपको फील करना होगा।
आप जिस भी स्टेट्स में अब हो और आप जो स्टेट्स को अचीव करना चाहते हो, आपको एकदम रिलैक्स और गहरे ध्यान में जाकर उसको विजुलाइज करना होगा, जिससे आपके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट हो पाएंगी। फीलिंग्स जनरेट हो पाएंगी मतलब फिर आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आने लगेंगे, और वो जो केमिकल चेंजेस आएंगे उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आप अपनी बॉडी भी खुद से हील कर सकते हैं और अपने इमोशंस भी हील कर सकते हैं, और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर वो जो आपकी रिलैक्स स्टेट्स या डेल्टा स्टेट्स में विजुअलाइजेशंस के थ्रू फीलिंग्स क्रिएट हुई होंगी, उसकी वाइब्रेशंस जो आप असल में चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने लगेंगी, और आप खुद भी उसी तरह एक्ट करने लगेंगे। एक कहावत है इंग्लिश में, वो हमें याद आ रही है कि फेक इट टिल यू मेक इट। मीन्स आपको ध्यान करना होगा उन स्थितियों का, उन पावर्स का जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, कुछ दिनों के लिए, चाहे फेक तरीके से आपको वो फील करना होगा, बट आपको फील ऐसे करना होगा कि वो रियल है। नेविल गॉडार्ड, शायद उनकी एक बुक का नाम भी है कि फीलिंग्स इज़ द की। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बुक्स और लेक्चर्स में लोगों को यही बताने में लगा दी कि विजुअलाइजेशंस कैसे करते हैं और क्यों करनी ज़रूरी है, और फीलिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अवेयरनेस, द पावर ऑफ अवेयरनेस करके भी उनकी एक बुक का नाम है। तो ये सब बातें, ये सब चीज़ें, ये ऐसे हवा में नहीं बोली गई। सारे धर्म ग्रंथ, सारे ये मिस्टिक्स यही बात करते आए हैं कि आपको अपने अंदर एक फेथ रखना है। फेथ अपने अंदर रखना है, ना कि बाहर। आपका फेथ ही आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे, आपके इमोशंस ही आपके अराउंड सराउंडिंग्स क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको पूर्णतः रिलैक्स होके ये सोचना है कि असल में आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि हमारे कुछ सोचने से क्या होगा, सारा कुछ प्रीडेस्टाइन्ड है, फिर ये बात आपके लिए नहीं है। फिर आपके स्वामी महावीर के अकॉर्डिंग दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म मीन्स आप अपने परसेप्शन को, जो कि बहुत वाइड होना चाहिए, उसको डिमिनिश कर देते हैं अपनी 5 इंद्रियों की वजह से। इसके आगे भी फिर और 9 सब कैटेगरीज हैं जिसको हम फिर कभी समझने की कोशिश करेंगे। पहले यही आपको अपने ऊपर फेथ बनाना है कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट रहेगी, जो इटर्नल है। उस फेथ को एम्ब्रेस करके आपको इन प्रक्रियाओं में से गुजरना है। आप अपनी लाइफ के, अपनी रियलिटी के खुद ही हीरो, राइटर और डायरेक्टर हैं। तो फुली रिलैक्स्ड होकर ये सोचिए और उसको लिखिए, उसको बार बार सुबह शाम पढ़िए कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। ऐसा भी होगा कि कई बार आपको लगेगा कि ये जो हमने लिखा है वो गलत लिखा है और इसको अब चेंज किया जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन कट इट डाउन एंड राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट। फिर जब आप सुबह शाम उस चीज़ पर ध्यान लगाने लगेंगे, उस चीज़ को एक्चुअल में रोज़ पढ़ने लगेंगे, तो आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी। फिर वो जो फीलिंग्स होंगी वो इस क्वांटम फील्ड में ट्रैवल कर पाएंगी। आपको ऐसे जीना होगा, ऐसे पढ़ना होगा कि जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं आप ही के अंदर, पर वो कुछ कमियों की वजह से, कुछ परतों की वजह से वो अंदर छुपी हुई हैं। अब इसके आगे शुरू होता है एक ट्विस्ट। देखिए, यहाँ पर अब नोट करने वाली बात यह है कि आप प्रकृति से कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ मांग है प्रकृति से कि आपको कुछ मिले। प्रकृति क्या है? जो भी आप अपने अराउंड देख रहे हैं, चाहे वो ग्रॉस है, चाहे वो सटल लेवल पे है, वो सभी कुछ प्रकृति का हिस्सा है। और अगर आपको इस प्रकृति से और भी कुछ चाहिए तो आपको इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो बदले में उसको भी आपको कुछ देना होगा। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। रूल्स वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि कलयुग है। वैसे तो ये बेसिक से ह्यूमंस के एथिक्स होने चाहिए थे। कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट इज़ ग्रेटिट्यूड, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। सेकंड इज़ अप्रिसिएशन, थर्ड इज़ केयर एंड फोर्थ इज़ कंपैशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों वर्ड्स, और इनका रियल मीनिंग पता होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो ग्रेटिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखिए, आप सभी को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। जब से आप पैदा हुए
सबसे पहले आपको शरीर मिला, वो भी प्रकृति का है। उसके बाद आपको माँ बाप मिले, वो भी आपको प्रकृति ने दिए हैं। उसके बाद जो आप खाना खाते हैं, बचपन से लेके अभी तक जितना भी आपने खाना खाया, वो आपको प्रकृति ने दिया। सो आपको इसका हर वक्त थैंकफुल रहना है। अब समझाने के लिए आपको ये भी बोल देते हैं कि जब भी आप लो फील करें, अपने आप को दर्द में फील करें, उसी वक्त आप अपने आप से नीचे वाले कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों को सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि जो ऐसी सिचुएशंस में पैदा हुए जहां कंटिन्यूअस जंग छिड़ी हुई है, जैसे पैलेस्टाइन और रशिया, अमेरिका में या इज़राइल में या सीरिया में, उनके बारे में सोच सकते हैं जिन पे खाने के लिए रोटी या पीने के लिए पानी तक नहीं होता, या कुछ लोग जैसे अंगहीन भी पैदा होते हैं। तो उनके बारे में भी आप सोच के समझ के अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट फील करा सकते हैं। तो आप अब ये समझ पा रहे होंगे कि आप सब कितने ही लकी हैं और आपको हर वक्त ग्रेटिट्यूड का भाव रखना होता है अपने प्रति और अपने सराउंडिंग्स के प्रति। फिर सेकंड रूल जो अप्रिसिएशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं अब हम। देखिए, आप अप्रिशिएट भी तभी कर पाएंगे किसी चीज़ की जब आपको उसकी कीमत पता होगी। आपको ना इस शरीर या अपनी सराउंडिंग्स की अभी अहमियत नहीं पता। प्राइसलेस है ये चीज़ जो अभी हमें मिली हुई है। इसलिए ग्रंथ सारे कहते हैं कि देवी देवते भी इस प्रकृति में, इस शरीर में आने की इच्छा रखते हैं, पर उनकी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती जो आज के मनुष्य की इच्छाएं हैं। आप सोच के देखिए कि जब आप चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ा बिहेव करते हैं, एंगर, हेट्रेड या जेलसी जैसे भाव रखते हैं, तो आप प्रकृति को किस तरह का मैसेज पहुंचा रहे होंगे। सोच के देखिए ये बात कि प्रकृति ने आपको हमेशा लव वाली फीलिंग्स दी और आप प्रकृति के लिए कैसी फीलिंग्स दे रहे हैं। सो आई होप आप इन बातों को फॉलो कर पा रहे हैं, और अगर आप रियल में वैसी लाइफ जो आपने लिखी है वो बनाना चाहते हैं, तो आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे और ऐसी फीलिंग्स नहीं जनरेट करेंगे जिनसे आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थर्ड रूल को भी समझ लेते हैं। केयर का सिग्निफिकेंस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस केयर की बात हो रही है यहाँ पे, सोच के देखिए। जिस केयर और अटेंशन के साथ आप एक 4 दिन के शिशु को संभालते हैं, उस केयर की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसी केयर ही जैसी आप एक छोटे बच्चे को देते हैं, वैसी ही आपको अपनी सराउंडिंग्स को देनी चाहिए। आप ये भी समझिए कि प्रकृति यहाँ पे जो आपके आसपास इंसान या जानवर है, वो भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। सो फुल अटेंशन, ह्यूमिलिटी एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। इसका मतलब समझें कि आप उनको ऐसे सुने, उनके साथ ऐसे प्रेजेंट हों जितनी केयर और अवेयरनेस आपको एक छोटे बच्चे के लिए देनी पड़ती है। पूरे आप अवेयर होते हैं कि कहीं वो बेड से गिर ना जाए, और इवन के उठाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है ना कि उसका सिर जो है वो इधर उधर ना हो जाए। सो ऐसी ही अवेयरनेस, ऐसी ही केयर आपको अपनी सराउंडिंग्स और नेचर के प्रति देनी है। इसके बाद फोर्थ रूल जो डोमिनेट करता है बाकी के 3 रूल्स को, जो कि चाबी है आपके इनर सेल्फ और यूनिवर्स को एक्सेस करने की, वो है कंपैशन। कंपैशन अब वेस्ट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टेड वर्ड है। उनके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि किसी के प्रति पिटी या सॉरी फील करना। बट अगर आप हिमालयन योगीज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या जैन मुनीज से बात करेंगे या पुराने शास्त्र भी पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब आएगा करुणा। करुणा का सीधा सीधा ये मतलब है कि सफरिंग के लिए सिंपैथी रखना, यानी कि किसी के दुख के लिए सहानुभूति होना। कंपैशन को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप्स आएंगे। पहला तो ये होगा कि अनहैप्पी या दुखी व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखना। मीन्स कि आप वो पेन या दुख फील तो नहीं कर पा रहे, पर आप उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, आप सामने वाले का दर्द समझ सकते हैं। फील तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट समझ पा रहे हैं कि वो किस पेन से गुजर रहा होगा। एक एम्पैथी भी होती है जो डॉक्टर्स या नर्सेज कभी कभी फील करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। मतलब वो सेम दर्द खुद भी फील कर रहे हैं, उस एक्सटेंट पे तो नहीं कर पा रहे होते, बट एक सर्टेन डिग्री होती है। फिर आपको उस सफरिंग को जज नहीं करना कि ये सही है या गलत है या गुड है या बैड है। कोई जजमेंट नहीं रखनी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रखनी है। इससे क्या होगा, अगर आप जजमेंट्स पास करते हैं तो आपका राइट या लेफ्ट ब्रेन या सर्टेन लोब ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। वो नहीं करना आपको। सो नो राइट्स, नो रॉन्ग्स, नो गुड्स एंड नो बैड्स टुवर्ड्स द सफरिंग।
यानी आपको यिन एंड यांग के बारे में तो पता ही है कि अगर सुख है तो दुख होगा ही। जैसे वाइट तभी है क्योंकि ब्लैक भी है, अगर ब्लैक नहीं होगा तो वाइट भी नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक फोकस होल्ड करके रखना है जो आपको ग्रेटर पॉसिबिलिटीज की तरफ गाइड करेगा। सो एक्सेप्टिंग द सफरिंग विदाउट जजमेंट एंड अटैचमेंट टू द आउटकम एंड होल्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर हायर सेल्फ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहे हैं कि सफरिंग को एक्नॉलेज करना है और उसके रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना, कोई अपनी जजमेंट्स नहीं देनी कि अगर ऐसा होता तो ठीक होता, ऐसा ना हुआ तो गलत हो गया या सही हो गया या बुरा हो गया, ऐसा नहीं कुछ आपको फील करना। उससे अगेन आपको बता दूं क्या होगा, सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सर्टेन पार्ट ऑफ द इमोशंस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वो नहीं आपको करना। सो फिलहाल इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ का फॉर्मूला बनाइए। इससे आपका ब्रेन और हार्ट कोहेरेंट होगा, यानी कि सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेगा। फिर ही आपकी डीपर कम्युनिकेशंस उस डिवाइन या डिवाइन नॉलेज के साथ होने लगेगी। फिर जैसे जैसे आप और डिजर्विंग बनते चले जाएंगे, ये सारी जानकारियाँ और पावर्स अपने आप आपके पास आती चली जाएंगी। कुछ 1-2 एग्जांपल्स देकर हम अपनी बात यहाँ पर एंड करते हैं। देखिए, अभी हमने हर्मेटिसिज्म की बात की। कौन थे हर्मिस ट्रिस्मेजिस्टस? ग्रीक्स मानते हैं कि हर्मिस और थॉथ एक ही व्यक्ति थे। थॉथ के एमरल्ड टैबलेट्स बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। फिर एक इजिप्शियन हिस्टोरियन मनेतो का कहना यह भी है कि उन्होंने 36,000 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी लोगों को उन्हीं के बारे में बताने के लिए और लोगों को उन्हीं का पोटेंशियल बताने के लिए। फिर जिस वजह से लोग उन्हें एक डियटी यानी कि देवता भी कहने लगे। सो कहा यह जाता है कि उन्हें भी ये जानकारियाँ ध्यान में आती थी। वो अपने ब्रेन पावर को, अपनी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ को एक डिवाइन फ्रिक्वेंसी के साथ लॉक कर लेते थे, जिससे उनको ये सारी नॉलेज उनके ब्रेन में आती थी और उन्होंने फिर सिंबल्स के थ्रू, नई लैंग्वेजेस के थ्रू ये सारी चीज़ें लोगों को बतानी शुरू करी। एक और लेटेस्ट एग्जांपल देकर हम अपनी बात यहाँ पर एंड करते हैं कि आपने कनाडा के डैरिल आंका का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि वो भी एक बशार नाम के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से कनेक्ट होकर ये सारी विजडम लोगों में बांट रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स और वेबिनार्स भी करते हैं। लोगों के काफ़ी सवाल भी आते हैं जिनका आंसर वो काफ़ी सटीक ढंग से देते हैं। आपको क्या लगता है कि वो ये सब कैसे कर पाते होंगे? देखिए, उनका कहना यह है कि वो अपनी मेडिटेशंस की हेल्प से अपने ब्रेन को ऐसी फ्रिक्वेंसी में सेट कर लेते हैं। एग्जैक्ट भी बताते हैं, वो कहते हैं कि 40 to 45 हर्ट्ज में वो अपने ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेते हैं और उसी फ्रिक्वेंसी पे बशार नाम का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग भी वाइब्रेट कर रहे हैं और उसको किसी तरीके लॉक कर लेते हैं, जिससे वो चैनलिंग कर पाते हैं, जिससे वो उधर की सारी विजडम यहाँ पर लोगों को दे पाते हैं। देखिए, इंडिया में भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हुई हैं। रामानुजम का सभी को पता है कि उनके ड्रीम में एक देवी आती थी जो उनको इक्वेशंस, मैथ्स में काफ़ी हेल्प करती थी सॉल्व करने में। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हुई हैं। सो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त भी इसी धरती पर बहुत से बीइंग्स ऐसे हैं, बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको बस डिज़र्विंग बनना है। बहुत से देवी देवता ऐसे इंसानों को ढूंढ रहे हैं जिनको वो ये सारी विजडम दे सके। आपको बस अपने ऊपर फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपना फियर सारा का सारा टर्मिनेट करना है और जो भी आप चाहते हैं उसके इंटेंशंस क्लियर आउट करने हैं। फीलिंग्स आपको जनरेट करनी है। कैसे? विजुअलाइजेशंस के थ्रू, फुली रिलैक्स्ड होकर। देन यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग।